तो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड में रहेगी। अब देखिए, ये जो हमारे नोट्स हैं, ये नोट्स यही बता रहे हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट आया। अब आपको ये पता है कि रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया? यहां तक की जो मैंने ब्रीफिंग की, ये क्लियर हो तो रिप्लाई कर दीजिए चैट में। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, जैसे मैंने वादा किया था आपसे कि मैं सबके पीछे एक कहानी एक बार बता दूंगा, इसलिए आपको ये चीज नई नहीं लगेगी। अब रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो रेगुलेटिंग एक्ट आने के मेन रीजन आप जान सकते हैं कि करप्शन हो रहा था, बैंकरप्सी की कगार थी, कंपनी बर्बाद हो रही थी, कंपनी बोल रही थी भाई। और इसी बीच में फेमाइन आ गया था हमारे देश में, यानी अकाल पड़ा था, और अकाल में बहुत सारे लोग मारे भी गए थे। एक बहुत भीषण अकाल पड़ा था 1769 से लेकर 1769 तक। ये 3 साल इतना भीषण अकाल पड़ा कि हर 3 में से एक आदमी मर गया, भूख से मर गया। इमेजिन करो, कोई भूख से मर गया। तो ये सब दिख रहा था, दुनिया को दिख रहा था कि यार ये हो क्या रहा है, और वहां के राज परिवार को भी दिख रहा था। और जब आप खुद सोचिए, आप ईस्ट इंडिया कंपनी के एक छोटे से मान लो क्लर्क है, आप ब्रिटेन से काम करने यहाँ आए थे, जब आप वापस जा रहे हैं तो आप बहुत सारा पैसा लेके जा रहे हैं, आपके मोहल्ले वालों की आंखें बड़ी हो रही कि यार ये करता क्या है, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, मालूम चल रहा इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करता है। तो एक तरह का नोशन हो गया था वहां पे कि ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर रहा है मतलब वहां कमा रहा होगा, वहां बहुत कमाई है, वहां बहुत करप्शन है। ये सब हवा उड़ गई थी और दिख भी रहा था, ये सब दिख भी रहा था। इसी बीच में यहाँ पे जो गवर्नर रहता है उसका नाम रहता है वॉरेन हेस्टिंग, और वॉरेन हेस्टिंग जब यहाँ से गया था तो 5 पानी के जहाज भर के ले गया था, पैसा और संपत्ति। एक अदना एक एम्प्लॉय के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, इतनी सैलरी दे नहीं रहे, तो ये सब दिख रहा था, इसीलिए रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ये पहला एक्ट है जो ब्रिटिश इंडिया में, ये देखिए इसमें लिखा है कि इंपॉर्टेंट एक्ट एक्ट पास इन ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया में जो पहला एक्ट पास हुआ था। अब इसमें क्या क्या बातें हैं, अब मैं इसको आपको समझाऊंगा तो आपको थोड़ा और रिलेट होगा, ठीक है? क्योंकि ये जरूर देखो, ये जो टॉपिक है ना, ये मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपको पढ़ना है और पॉलिटी में भी पढ़ना है, तो एक ही चीज से आपकी दोनों चीज कवर हो रही है। अब फिर से मैं ले जाऊंगा आपको व्हाइट बोर्ड में। तो हम 1773 के इंपॉर्टेंट एक्ट देखेंगे। देखिए अभी तक क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ना, ये प्राइवेट कंपनी थी। अब प्राइवेट कंपनी अपने ही लोगों को बनाती थी कि भैया आप नौकरी में आइए, यहाँ पे कोई कंपटीशन तो होता नहीं था, कोई यूपीएससी एमपीएससी तो था नहीं, भाई अपने ही बच्चों को रख लिया, अपने ही रिश्तेदारों को रख लिया, खूब करप्शन हो रहा है, सब कुछ चल रहा था। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट में पहली चीज तो क्या कहा गया कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल है, ये अंग्रेजों की बात है, गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट चेंज करके लिख दी गई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले तो इसका इसका पोस्ट चेंज हुआ, इसका मतलब गवर्नर जनरल इसलिए कहा गया कि भैया आप का एरिया बहुत बड़ा हो गया। पहले तो देखिए क्या है, इन लोगों का जो पहली हेडक्वार्टर बना था वो कलकत्ता था। इन्होंने समय के साथ बॉम्बे मद्रास में भी अपना हेडक्वार्टर बनाया, लेकिन कलकत्ता से ही लोग डील कर रहे थे। कब तक कलकत्ता से तक रहेंगे इन लोग कलकत्ता में? 1912 में, 1912 से इन लोग अपना बोरिया बिस्तर उठा के कहाँ जाएंगे? नई दिल्ली। तो नई दिल्ली हमारे देश की राजधानी 1912 में बनती है, और जब से ये आए हैं तब से ये कलकत्ता में ही है, ठीक है? तो अब ये बोला गया भाई आपका एरिया बहुत बड़ा हो गया है। गवर्नर ऑफ बंगाल मतलब बंगाल में ही कलकत्ता पड़ता था, इसलिए इसको गवर्नर ऑफ बंगाल कहते थे। अब यहाँ पे एरिया बहुत बड़ा है, मैंने बोला है प्लासी का युद्ध हो चुका है, इसी बीच में एक बक्सर का युद्ध हो चुका है 1764 में। और उस बक्सर के युद्ध में तो इन्होंने मुगल बादशाह और जो अवध यानी आज का यूपी जो है वहां का जो नवाब था उसको और बंगाल तीनों की सेना को हरा दिया एक बार में, एक झटके में। यानी मुगल को भी, सेकंड में अवध, अवध मतलब आज का यूपी पकड़ लीजिए, पूरा उत्तराखंड पकड़ लीजिए, और तीसरा मैंने बोला बंगाल। बंगाल का नवाब फिर से हिम्मत किया था लड़ने की कि यार ऐसे में तो ये हम, क्योंकि दीवानी राइट्स इनके पास आ गए थे और सब काम धाम चल ही रहा था मोटे तौर पर। ऑफिशियली ये सब 1765 में होगा, इस बक्सर के बाद दीवानी राइट्स लिए जाएंगे, लेकिन करप्शन का दौर तो पहले से शुरू कर दिया था इन लोगों ने। इन तीनों की सेना को एक साथ हरा दिया। और अब सोचिए मुगल बादशाह इनके अंडर में है, अवध इनके अंडर में है और बंगाल इनके अंडर में, इसलिए अब इसके पास एरिया ही बहुत हो गया, इसलिए इसकी पोस्ट बदला गया और इसको क्या कहा गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यहाँ तक क्लियर? और रिप्लाई कर दीजिए कि क्यों इसकी पोस्ट बदली गई। ये क्लियर हो तो रिप्लाई करिए। Yes, sir. Yes, sir.
ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ये पहला अटेम्प्ट था ब्रिटिश पार्लियामेंट का जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफेयर्स हैं भारत में उसको रेगुलेट किया। तो पहली चीज तो ये कानून है, तो ये कानून कौन बनाया होगा, ब्रिटेन की संसद बनाई होगी, ब्रिटेन की संसद ने कानून बनाया। ठीक, इसमें क्या किया गया कि भाई जो जीजी ऑफ बंगाल था इसको पावर दे दी गई। हाँ प्रतीक्षा पूछिए क्या पूछना है। सर 1764 आपने जो युद्ध बोला उसके कारण जो इसकी पोस्ट है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुई? नहीं, उसकी पोस्ट इस एक्ट ने इसका पद बदल के कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इस एक्ट की वजह से बदला है। इस एक्ट में ऐसा था कि नाउ आपका एम्पायर बहुत बड़ा हो गया है और आप सिर्फ बंगाल का गवर्नर क्यों कहना है, इसलिए गवर्नर जनरल कहा गया और गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास, ये सब इसके अंडर में आ गए, इसलिए इसको कहा रहा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्लियर हुआ? यस सर। अब जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन शुरू हो गया, केंद्रीकरण शुरू हो गया। मतलब सिंपल सी बात है भाई, आप मद्रास से गवर्नर कुछ काम करना है, बॉम्बे गवर्नर कुछ काम करना है, तो अल्टीमेटली परमिशन किससे लेनी पड़ेगी, बंगाल वाले गवर्नर जनरल से। उसका नाम भी बड़ा हो गया, पहले सिंगल जी लगा था, दो जी हो गए, जी हो गया, इज्जत बढ़ गई उसकी, तो सेंट्रलाइजेशन हो गया। देखो यहाँ पे लिखा है कि गवर्नर, जो बंगाल का गवर्नर था उसको क्या कहा गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये कहा गया। और अभी तक क्या था, जो बंगाल का गवर्नर था वो अब उसके मन में जो आए वो करे, लेकिन अब उसकी सहायता के लिए काउंसिल बनाएगी जिसमें 4 मेंबर्स थे। यानी अब जीजी ऑफ बंगाल अकेले कुछ तय नहीं कर सकता, ये जो 4 लोग हैं इनसे भी पूछना पड़ेगा। मतलब 1 अकेला तो वो, और 1+4 मतलब हो गया 5। तो अब कोई भी बात करनी है तो मेजोरिटी चाहिए, मतलब 3 लोग अगर सहमत होंगे तभी वो डिसीजन फॉलो होगा। मतलब आपने देखिए उसके गले में घंटी बांध दी, अभी तो वो शेर था लेकिन आपने घंटी बांध दी। ठीक है, तो यहाँ पे एक काउंसिल भी बनी, गवर्नर जनरल की काउंसिल, इसमें 4 मेंबर से, बाद में 3 भी होंगे, इस एक्ट में 3 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अच्छा एक चीज और है, ये जो पहले मैं इसको एक चीज और बताया था आप लोगों को, आप लोगों को और अगर डिटेल में जानना हो इसके बारे में तो ये मेरा नाम है रोहित सिंह कुशवाहा। असल में जब से ये पेंडेमिक शुरू हुआ है और मैं क्लास लेना शुरू कर रहा हूँ जूम में, तो मैंने अपनी क्लास को रिकॉर्ड किया है, हर क्लास को रिकॉर्ड किया है, वो किसी कोई भी क्लास हो मेरी। तो ये इसी नाम से आपको यूट्यूब में एक चैनल मिलेगा, इसमें सब आप ही लोग जुड़े हो, 73 लोग हैं, सब कोठारी के बच्चे हैं इसमें, हर क्लास इसमें रिकॉर्ड है। अब जैसे मैं पॉलिटिक्स क्लास में ज्यादा अंदर घुस कर तो बताऊंगा नहीं सारे एक्ट, नहीं तो आप लोग सोचेंगे सर हिस्ट्री पढ़ा रहे। तो अगर और आपको पढ़ना है, अच्छे से जानना है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था या 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में क्या था, तो सारे वीडियोस इसमें डले हुए हैं इस चैनल में। आप जाओ, और ये आप ही लोगों की क्लास है, जूम क्लास को रिकॉर्ड किया है मैंने, तो आप जाके सारे एक्ट देख सकते हो। मतलब आपको इसके बाद के सारे एक्ट मिलते चले आएंगे जितने भी हैं, और भी कुछ डाउट है तो वो भी आप उसमें देख सकते हो। तो एक आप, और इस क्लास को मैं इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि देर सवेर अगर किसी को कुछ लगता है तो वो देख सकता है। ठीक है, तो ये आप लोग उसको देख लेना। यस सर। जब सेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ इसका मतलब बंगाल और मद्रास की जो गवर्नर है वो किसके अंडर में आ गए, बंगाल के अंडर में। भाई उसके नाम क्या है, 2 जी लगा है, मतलब भाई नीचे वाले तुझसे पूछेंगे। एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कलकत्ता में, ध्यान रखिए आज जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वो कहाँ पे, कलकत्ता में कि नई दिल्ली में, रिप्लाई करिए। सर न्यू दिल्ली। दिल्ली। और इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट बनाया था, इसी एक्ट से एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, ये कलकत्ता में सेटअप था। ये क्यों बनाया गया था, इसमें क्या था, तो अगर आप लोग मेरे पुराने रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखेंगे, मतलब जो मैंने हिस्ट्री की आप लोगों की क्लास ली थी आपके सीनियर्स की, उसमें आपको मिल जाएगा। सबके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बना दिया गया, और यहाँ इसके जो पहले वो थे सीजे थे, चीफ जस्टिस, उनका नाम था सर एलिजा एम्पे। उसके बाद यहाँ पे ये बोला गया जो कंपनी के लोग हैं, कंपनी के एम्प्लॉय, देखिए अभी मैंने बोला यहाँ करप्शन बहुत सारा हो रहा है, बहुत सारा, और करप्शन की वजह से इन्होंने बोल दिया कि भैया अब जो भी कंपनी का एम्प्लॉय रहेगा वो किसी से भी घूस नहीं ले सकता, और कोई भी प्राइवेट व्यापार नहीं कर सकता, प्राइवेट व्यापार भी नहीं कर सकता। पहले ये होता था कि भैया
जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय से उन्हें बंगाल में कहीं भी आने जाने की छूट थी, कहीं भी माल बेचने की छूट थी, उनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। तो वो लोग, उनके पास एक जो स्पेशल आई कार्ड था जिसको हम कहते हैं दस्तक, दस्तक, है ना, इस दस्तक को मिसयूज करते थे। जैसे मान लीजिए मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मुझे मान लीजिए टोल में छूट मिलती है, मैंने आपको अपना कार्ड दे दिया, मैंने बोला जाओ अपनी कार से चले जाने, टोल ये कार्ड दिखाना, टोल बच जाएगा तुम्हारा, तो मैंने मिसयूज किया अपने उस कार्ड का। ऐसा इधर हो रहा था। तो यहाँ पे इसीलिए क्या है कि प्राइवेट ट्रेड को बंद कर दिया, अगर आप नौकरी करें सिर्फ नौकरी करेंगे और आप घूस नहीं लेंगे। तो ऐसा नहीं कि कानून बनने से घूस बंद हो गई, लेकिन भाई शुरुआत तो हुई। और घूस क्यों ले रहे थे, इसका रीजन आपको पता ही है। ठीक, अब इसमें जो कुछ बातें रह गई थी, इस रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ बातें रह गई थी ना, उसके लिए एक छोटा सा एक्ट आया था, इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं, अमेंडिंग एक्ट कहते हैं। कुछ जो बातें रह गई थी वो 1781 के एक्ट में आ गई थी। असल में ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और जेजी ऑफ बंगाल, इन दोनों के बीच में टशन चल रहा था। यानी कि भाई, सॉरी, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता ही है ना, इसको मिटा देता हूँ। असल में क्या हो रहा था भाई, आपने सुप्रीम कोर्ट ही बना दिया कलकत्ता में, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को आपने मालिक बना दिया, तो अब कोई मान लीजिए फैसला है, कोई चीज है, उस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट दे कि जेजी ऑफ बंगाल दे, ये समझ में नहीं आ रहा था। कभी कभी जेजी ऑफ बंगाल कोई फैसला देता था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता उसको क्वैश कर देता था, हटा देता था। तो एक तरह से तनातनी हो रही थी कि तू मालिक कि मैं मालिक। तो इसीलिए 1781 में छोटा सा एक्ट आया था, इसमें पावर बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट की क्या पावर रहेंगी और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की क्या पावर रहेंगी। मोटे तौर पे जिसे कहते हैं डिवीजन ऑफ पावर के लिए एक छोटा सा एक्ट डाला गया था 1781 में। तो 1773 और 1781 में क्या क्या हो रहा था, क्लियर हो गया आपको? रिप्लाई कर दीजिए। सर ये जो 4 मेंबर्स की काउंसिल बनी थी, इसमें सारे ब्रिटिशर्स थे या इंडियंस थे? इंडियन इंडियन अभी नहीं आएंगे, सब ब्रिटिशर्स थे, सब ब्रिटिशर्स। ठीक है, इंडियंस अभी नहीं आएंगे। इंडियंस आएंगे, यहाँ पे एक एक्ट लिखा हुआ है, ये देखो मिस प्रिंट है यहाँ पे, 1861 है ये। तो ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 वाला है ना, यहाँ से इंडियंस की एंट्री होगी, यहाँ से इंडियंस की एंट्री होगी। Yes. और पहले जो 3 इंडियन चुने जाएंगे उनके नाम हम देखेंगे। और वैसे भी गवर्नर जनरल की काउंसिल में तो एंट्री 1909 में होगी, ये तो बहुत बड़ी चीज है। इंडियंस की नियुक्ति दूसरे ओहदे के लिए होगी 1861 से, लेकिन ये जो है काउंसिल में कि भाई आप गवर्नर जनरल की काउंसिल में, मतलब उस समय 1909 में, जैसे वाइसराय कह रहे हैं, तो तब जो नियुक्ति होगी तो 1909 में होगी। और जो पहले व्यक्ति इसकी काउंसिल के मेंबर बनेंगे उसका नाम रहेगा एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो वाइसराय की काउंसिल के मेंबर रहेंगे। ठीक है, अब अगला जो एक्ट है वो 1784 का एक्ट है, इसे कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बारे में मैं थोड़ी सी बातें बता देता हूँ आप लोगों को। मैं एडवाइस करूंगा क्योंकि अभी आपका तो 5-8 महीने में कोई पेपर नहीं होना, तो वो जो वीडियोस रिकॉर्डेड है ना उसको देख लीजिएगा, तो बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी हर कुछ, क्योंकि ये एक एक एक्ट 1-1 घंटे का है। ठीक है, तो अगर ऐसे ही रफ्तार चलेगी तो अपना क्वालिटी नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं इनको ब्रीफिंग कर रहा हूँ। इसको पिट्स इंडिया एक्ट भी कहते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में है। पिट्स कौन था ये पिट? भगवान है कोई? नहीं। इसका ये ब्रिटेन का उस समय का प्राइम मिनिस्टर था, उस समय का प्राइम मिनिस्टर था पिट्स। वैसे इसका नाम था विलियम पिट, विलियम पिट द यंगर। ये ब्रिटेन के इतिहास में सबसे छोटा या सबसे युवा प्रधानमंत्री रहा है। शायद 28-29 साल में ही प्राइम मिनिस्टर बन गया था ब्रिटेन का। ठीक है, इसके पापा भी रह चुके थे प्राइम मिनिस्टर, इसलिए इसका नाम था विलियम पिट द यंगर, ये छोटे वाले, है ना। जैसे आप लोग सुनते होंगे जॉर्ज बुश सीनियर, जॉर्ज बुश जूनियर, वैसे द यंगर था, और इसके नाम से ही ये एक्ट आया था। इस एक्ट में 2 बड़ी बातें हुई थी। इसे कहते हैं, इस एक्ट ने ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत की थी, ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होता है द्वैत शासन? जैसे दो दो मालिक हैं, जैसे 2 मालिकों की बात सुननी है मुझे, मतलब यहाँ पे जो जेजी ऑफ बंगाल है ना, इसके ऊपर 2 मालिक रहेंगे। जेजी ऑफ बंगाल तो इंडिया में है और वो पूरे इंडिया का मालिक है, लेकिन इसके ऊपर अब 2 मालिक हैं, इसलिए इसको हम कर रहे हैं ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन, या हिंदी में कहेंगे, क्या कहेंगे हिंदी में भाई इसको? द्वैत शासन। अब ये दूसरा मालिक कौन है भाई? अभी तक तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि ये एक प्राइवेट कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट है, तो इसी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वही इसके मेंबर होंगे। लेकिन अब यहाँ पे एक और नया व्यक्ति आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है
देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनी थी तब इसके 24 मालिक थे भाई। एक आदमी इतनी बड़ी कंपनी नहीं खोल सकता, और जब ये कंपनी खुली थी तब उस साल था 1599, तो इसके 24 मालिक थे। इन 24 मालिक को कहा जाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। आप लोग सोचेंगे सर ये कोर्ट मतलब तो अदालत होता है, लेकिन यार ये आप ब्रिटेनों की भाषा है, क्या करें, उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी जो वोकैबुलरी है, उसी को देखना पड़ेगा। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मतलब वो 24 मालिक थे, इनको सीओडी कहते थे। ये 24 मालिक थे, इनकी संख्या कभी चेंज नहीं हुई। समय के साथ मालिक बदलते गए, लेकिन मान लो एक हॉल में अगर मालिक बैठेंगे तो उनमें 24 कुर्सियां थी, तो 24 ही कुर्सियां हैं, 24 ही मालिक होते थे इसके। ये हमेशा से चले आ रहे थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और ये प्राइवेट कंपनी थी, ये इसके मालिक है भाई। अडानी अंबानी प्राइवेट कंपनी है, वो किसी को भी अपना मालिक बनाए, किसी अपने बेटे को बनाए, कुछ भी बनाए। लेकिन अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एक और मालिक आ गया। ये मालिक कौन है? इसका नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये कहां से आ गए? असल में जैसे मैंने बोला कि भैया अभी तक तो ये प्राइवेट कंपनी, लेकिन प्राइवेट कंपनियां धूमधाम मचा रही थी, करप्शन कर रही थी, पैसा नहीं दे रही थी, टैक्स भी नहीं चुका रही थी, उधार भी मांग रही थी, तो दिमाग तो खराब। तो ब्रिटेन की जो सरकार है प्लस वहां का जो क्राउन है, यानी वहां का जो जो भी राजा उस समय रहा होगा, इन लोगों ने मिलके अपने लोगों को यहाँ बैठाया और उन लोगों को बोला कि ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल है। और इसमें कितने लोग थे 6 लोग थे इसमें। तो असल में ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, ये किसका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं? वहां की सरकार का और वहां के क्राउन का। यानी एक तरह से सरकार का भी कंट्रोल हो गया है। जैसे मान लो अंबानी या अडानी की कोई कंपनी है, बाटा है, टाटा है, इसमें सरकार बोले कि हमारे 2 आईएएस बैठेंगे आपके बीओडी में, हम भी देखेंगे आप कैसे काम कर रहे हैं, आप लोगों का काम बेकार है। तो सरकारी मतलब सरकार का दखल शुरू हो रहा है। तो डुअल एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए कह रहे हैं कि अब कहने को तो ये प्राइवेट थी, तो प्राइवेट में ये जो मालिक हैं ये तो भी इसको कहेंगे भाई तुम्हें ऐसा करना है, ऐसा करना है, अपनी कंपनी का मुनाफा बनाना है। और यहाँ से बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी इसको बोलेंगे आपको ये करना है, ये करना है। मतलब एक आदमी के ऊपर 2 मालिक। ये ब्रीफिंग क्लियर हो तो रिप्लाई कर दीजिए। यस सर। मुझे कंफर्मेशन एक ही बच्चे की तरफ से आ रहा है, बाकी कोई बोल ही नहीं रहा है। क्यों पढ़ा, मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है कि सर नहीं आ रहा है? कोर्ट ये ऑफ तो रिप्लाई डायरेक्टर करो। तो 18 हो गए थे ना सर? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 18 हो गए थे ना? जी सभी रिप्लाई करो चैट में, जितने बच्चे हैं, कि मेरा पढ़ा जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं। चैट में रिप्लाई करिएगा। आ रहा है सर। या जो तरीका मैं यूज कर रहा हूँ ये समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, थैंक यू। बस मेरा ये मोटिव है कि आप लोगों की मेहनत कम से कम हो। ऐसा नहीं कि आपका जीवन नोट्स बनाने में निकल जाए। इसलिए मैं ढूंढ के लाता हूँ कि भाई कहाँ से कम में आपका काम हो जाए। इसमें जो चीज़ दी है उसे कहानी में बता ही रहा हूँ, क्लास रिकॉर्ड हो ही रही है। जो एड ऑन है वो अपन व्हाइट बोर्ड में पढ़ ही लेते हैं। तो ये जो पिट्स इंडिया एक्ट था, इस एक्ट में क्या क्या बोला कि डुअल एडमिनिस्ट्रेशन की बात बोली गई कि भैया अब ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है ना, सरकार, वो भी कंट्रोल करेगी आपको। ऐसा नहीं कि आप अपने मनमानी करेंगे। यानी यहाँ पे एक जो शब्द आता है पार्लियामेंट का कंट्रोल, क्योंकि भाई सरकार किसकी है? पार्लियामेंट की। भाई संसद से जो सरकार बनती है, तो पार्लियामेंट्री कंट्रोल कह दें, क्राउन का कंट्रोल कह दें, या फिर गवर्नमेंट का कंट्रोल कह दें, सब शब्द एक ही है। मतलब एक तरह से सरकार भी अब निगाह रख रही है आप पे। तो पिट्स इंडिया एक्ट से क्या होता है? सरकार निगाह रख रही है। ठीक। अब वापस चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड वाले में। अब यहाँ पे काम का बंटवारा भी हो गया। भाई आपने 2-2 संस्था बना दी। एक संस्था, अभी तो यही सब कर रहा था, ये मालिक लोग थे भाई, लेकिन अब आपने इनको ही बैठा दिया। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल पैदा कब होंगे? 1784 से पैदा होंगे। और खत्म कब होंगे? जब क्रांति होगी 1857 की क्रांति, उसके बाद ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल खत्म होगा, एक नया कानून आएगा। उसके बाद तो कंपनी खत्म हो जाएगी। क्रांति के बाद जो नया कानून आएगा उसके बाद तो कंपनी चली जाएगी। उसके बाद तो ब्रिटेन सीधे वहां की सरकार हम पे रूल करेगी। तो अब काम का बंटवारा हो गया। इनको बोला है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। भाई तुम लोग कौन थे? व्यापारी आदमी ना, तुम्हें व्यापार करना था,
तो व्यापार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉमर्स बोलते हैं ना। तो इनको बोला कि भैया आप सिर्फ और सिर्फ व्यापार में ध्यान दीजिए, कि भैया यहाँ से कपास ले जाइए, यहाँ से तंबाकू ले जाइए, यहाँ से कॉटन ले जाइए, यहाँ से लकड़ियां ले जाइए, अपने व्यापार पे ध्यान दीजिए, कुछ मत करिए। बाकी जो काम है, पॉलिटिकल काम है भाई, आप हम यहाँ पे युद्ध करना है, यहाँ पे संधियां करनी है, यहाँ पे कुछ और चीज करनी है, टैक्स लगाना है, कुछ भी और, वो हम कर लेंगे। मतलब पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमी वाला काम हो गया, या फिर जिसे हम कहते हैं अलायंस वाला फॉर्म करना, किसी से संधि करना, क्योंकि अभी तो बहुत धूमधाम मचनी है यहाँ पे तो अभी आप देखेंगे टीपू सुल्तान अभी तैयार होगा, उस टीपू सुल्तान के साथ युद्ध होगा, मराठाओं को हराया जाएगा, बहुत कुछ होगा अभी और होना ही है। तो सारा कौन खेल देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अगर चाहिए कि यार हम अटैक कर दे मराठाओं पे, तो किससे पूछेगा वो, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से पूछेगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल से रिप्लाई करिए, किससे पूछेगा वो, अगर उससे कहीं अटैक करना है तो, युद्ध करना है तो। सर बोर्ड तो ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल। बढ़िया बढ़िया, बस इतना ध्यान रखिए। और याद करने का ये, सी फॉर कोर्ट से सी शुरू हो रहा है, सी फॉर कमर्शियल यानी वाणिज्यिक, ऐसा याद कर लो कि वाणिज्यिक काम ये दिख रहा था। वाणिज्यिक के अलावा जो भी सारा काम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, मतलब कुल मिला के सरकार से कंफर्म कर लो भाई युद्ध करने से पहले, मोटे तौर पे तो यही बात है, या क्राउन से कंफर्म कर लो, क्योंकि अभी तुम यहाँ पे धूमधाम मचाते हो, तुम यहाँ बर्बाद हो जाते हो, तुम्हारे वजह से हमारा दिक्कत हो जाता है। इसलिए बोला कि अब कुछ भी धूमधाम मचानी है पहले हमसे पूछो। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर्स हैं, ये मेंबर्स वहीं से आए हैं। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ध्यान रखिए इंडिया में आकर नहीं बैठा है ना, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इंडिया में बैठे हैं, ये सब लंदन में बैठे हैं, ये भी लंदन में बैठता है, ये भी लंदन में बैठता है, ये बस इंडिया में है, ये बस इंडिया में। और उस समय व्हाट्सएप भी नहीं था कि फटाक से व्हाट्सएप करके पूछे सर टीपू सुल्तान पर अटैक करना है क्या, बकायदा चिट्ठी आया करती थी, उसका रिप्लाई आया करता था। इसीलिए जब वो आएगा डलहौजी आएगा, तो जब वो टेलीग्राम लाइन डलवाएगा ना, तो वो लंदन को भी कनेक्ट करेगा, क्या टेलीग्राम करके तुरंत पूछो ना यार क्या करना है, चिट्ठी जा रही 4 महीने बाद रिप्लाई आ रहा है, 8 महीने बाद, तब तक टीपू सुल्तान धूमधाम मचा रहे हैं या कोई मराठा परेशान कर रहे हैं। तो ये था 1784 का एक्ट है, और इसमें ये बोला गया कि भैया अब काम का बंटवारा हो गया। अब हम ये देखेंगे कि भैया तुम कॉमर्स में या व्यापार करने में कितना कमा रहे हो, और आपने किसी को युद्ध किया, जैसे टीपू सुल्तान से इन्होंने जब युद्ध किया था, तो टीपू सुल्तान से 3 करोड़ रुपए लिए थे इसने, कि आप हमने आप पे युद्ध किया, हमारा खर्चा हो गया, 3 करोड़ रुपए उस समय लिए थे। तो ये जो कमाई है, पहले क्या होता था, कमाई कहीं से भी आ रही, दिखा रहे कि भाई हम कमा लिए, लेकिन अब यहाँ पे कमाई अलग है, क्योंकि ये जो पैसा लिया ये तो वॉर इंडेमनिटी है, युद्ध क्षतिपूर्ति है, तो ये पैसा अलग रखो। और तुमने कपास बेचा, तुमने कॉटन बेचा, तुमने कपड़े बेचे, उससे जो कमाई है वो अलग रखो। तो एक तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है या बैलेंस शीट जो है उसका भी डिवीजन हो गया। इतना बस ध्यान रखो, पिट्स एंड एक्ट में इतना काफी है। तो ये सब देखिए पकड़ धीमे धीमे मजबूत हो रही है। और जब मैंने बोला मॉन्टेग्यू जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है 1917 में, वो घोषणा कर रहा है, तो उसके पास अधिकार कहाँ से आ गए हैं भारत के लिए बोलने के लिए, क्योंकि यही सब पूरी पार्टी तो चली आ रही है, उसके दादा परदादाओं ने इसी तरह तो भारत में नए नए कानून लाए हैं, इसीलिए वो भी ये बोलने को तैयार हो गया, या उसमें इतनी हिम्मत आई कि हम भारत में सरकार बनवा देंगे, क्योंकि वो नया चीज नहीं कर रहा था, इसके पहले ही बहुत सारे कानून आए थे, उन कानून की वजह से भारत में बहुत सारे चेंजेस हुए थे, इसलिए मॉन्टेग्यू के पास भी ये पावर थे कि वो ऐसा कह सके। तो पिट्स इंडिया एक्ट क्लियर हो गया, रिप्लाई करिए। यस सर। यस सर। यस सर। अब पिट्स इंडिया एक्ट के बाद जो कानून आया वो है 1793 का एक्ट। अच्छा, आपने एक चीज गौर की होगी, और नहीं की तो मैं इसको बताता हूँ। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, और इस एक्ट में नहीं बोला था कि 20 साल बाद हम फिर से एक्ट लाएंगे, अगर सब कुछ ठीक रहा तो 20 साल बाद एक नया कानून आएगा। तो अगला कानून कब बना था? 1793 में। फिर 20 साल का क्लॉज था, तो अगला कानून कब बना था? 1833 में। फिर 20 साल का क्लॉज चल रहा है, तो अगला कानून कब आएगा? 1833 में। फिर 20 साल का क्लॉज चल रहा है, तो अगला कानून कब आएगा? 1853 में। ठीक, और इसके बाद तो कंपनी खत्म हो गई। इस बीच में एक 1784 का घुस गया था, वो एक्स्ट्रा था, वो आ गया था, उसको जरूरी था लाना, उनको लगा कि यार ये लाओ, यहाँ पे बीओ बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बैठाओ, नहीं तो यहाँ पे तो बर्बादी हो जाएगी। तो एक्स्ट्रा कानून आया 1781 का, ये एक्स्ट्रा कानून आया। तो जो हर 20-20 साल में कानून आ रहे हैं ना, इनको हम चार्टर एक्ट भी कह सकते हैं, चार्टर एक्ट भी। तो रेगुलेटिंग एक्ट तो इसका नाम है, इसको दूसरा नाम हम चार्टर एक्ट भी कह सकते हैं, चार्टर एक्ट। चार्टर मतलब ये होता है बने कहीं और, यूज कहीं और हो।
जैसे आपके पास चार्टर बस चलती हैं इंदौर भोपाल में, ये चार्टर बस इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होती, ये विदेशों से आती है। चार्टर प्लेन होते हैं। इसका मतलब ये है किसी और की चीज, आपने यूज की है, बनी कहीं और है, आपने यूज की है। ये कानून बने कहीं और है, यूज आपके यहाँ हो रहा है। ये चार्टर शब्द ऐसे आया। और चार्टर मतलब ये भी होता है कि चार्ट में लिखा हुआ सब बातें, ठीक है। चार्टर का आज के समय तो ये होता है किराए पे लेना कोई भी चीज, कि हमने चार्टर्ड प्लेन बुक किया है, हमने चार्टर्ड बस बुक की है, किराए पे लेना। उस समय चार्टर का मतलब दो होता था, एक तो बने कहीं और यूज कहीं और, दूसरा ऐसे कोई कानून जो कि चार्ट में लिख के आते हो। इसलिए ये 20-20 साल का क्रम ध्यान रखना। आखिरी 1853 में आया, उसके बाद तो क्रांति हो गई है, मंगल पांडे ने धूमधाम मचा दी, गोली चला दी। उसके बाद जो हुआ तो वो तो भाग गई कंपनी और फिर अंग्रेज आ गए। तो अब हम 1773 के बाद कौन सा देखेंगे? 1793 का चार्टर एक्ट, 1793 का। अच्छा, ये जो कानून बन रहे हैं ना, ये मन से नहीं बन रहे हैं। भारत में कुछ बदल रहा है, भारत में दिक्कतें हो रही हैं, भारत में जो सिचुएशंस है वो चेंज हो रही हैं, बहुत तेजी से चेंज हो रही हैं। इसलिए जो नए नए कानून आते गए ना, इस कानून में नई नई चीज देखने को मिली है। जैसे इसमें ये कहा गया था कि गवर्नर जनरल जो रहेगा वो काउंसिल के डिसीजंस को भी बदल सकता है। एक चीज मैंने छोड़ दी थी कि जो पिट्स इंडिया एक्ट का 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, वहां पे जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है उसको 4 से घटा के वापस 3 कर दिया गया। लेकिन बात वही है कि जो ये लोग एक्स्ट्रा लोग बैठे उसी काउंसिल में, तो जो भी डिसीजन होगा ना वो बहुमत में होगा। लेकिन गवर्नर जनरल को बड़ी दिक्कत हो रही थी कि भाई कभी कभी हो सकता है उसको कोई काम करवाने का मन हो और ये काउंसिल के मेंबरान मना कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे इस समय कॉर्नवालिस नाम का व्यक्ति आया था और उसने बोला था कि मैं तभी भारत जाऊंगा काम करने जब आप मुझको ये पावर दो कि मैं काउंसिल के डिसीजन को बदल सकूं। जैसे मान लीजिए आज मोदी जी कुछ कह रहे हैं और बाकी कैबिनेट मंत्री बोल रहे हैं हमें नहीं हमें नहीं हमें नहीं करना, लेकिन आज तो संभव नहीं कि मोदी जी की चले क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम है। लेकिन मान लो प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर हो कि प्राइम मिनिस्टर एक तरफा कोई फैसला ले सके, एक तरफा बिना कैबिनेट से पूछे। ऐसा ही कुछ इसके पास भी था। काउंसिल भले हल्ला मारती रहे, अगर गवर्नर जनरल को लग रहा है ये काम होना है तो होना है, भले काउंसिल बना करे। ये एक स्पेशल पावर दी गई थी 1793 में। और ये था जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि लंदन में बना हुआ था, 6 लोगों की मेंबर्स। ये कहा गया कि भाई इसका जो भी खाना खर्चा है ना वो भारत के पैसे से दिया जाए। मतलब भारत जो कमा रहा है यहाँ पे, इंडिया की ईस्ट इंडिया कंपनी कमा रही, वही इसका खर्चा देगी। ये छोटी सी बात है। और हर 20-20 साल का मैंने बता ही दिया, हर 20-20 साल के लिए जो उनका टेन्योर है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो ये है 1793 का एक्ट। 1813 का एक्ट अपन कल पढ़ेंगे। आज आप लोगों ने 1773 का एक्ट देखा है, आपने 1784 के बारे में जाना है, 1793 के बारे में जाना है, ठीक है। और इसके बारे में ज़्यादा डीप में जानना है तो जो यूट्यूब में लेक्चर रिकॉर्डेड पड़े हैं उनको आप देख लीजिए। आज की क्लास में कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग आखिरी गवर्नर ऑफ बंगाल कहलाएगा क्योंकि उसी का प्रमोशन हुआ है, और पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी कहलाएगा। और वॉरेन हेस्टिंग जैसे मैंने बोला बहुत